तो विद्यार्थियों, आज हम नवोदय विद्यालय की जो परीक्षा है उसकी जो सबसे पहला अध्याय है संख्या पद्धति या संख्या प्रणाली, इसके बारे में जानेंगे। मैं आपकी जो डाउट है संख्या प्रणाली के संबंध में उसको 100% क्लियर करने का प्रयास करूंगा। आज से हमारा जो गणित संबंधित अध्याय है उसका सीरीज प्रारंभ हो रहा है। इसके बाद कंटिन्यू आपको इसका जो अध्याय है मिलता रहेगा। तो आज सबसे पहले हम जानने वाले हैं संख्या प्रणाली। संख्या पद्धति या संख्या प्रणाली क्या है, इसका उपयोग कैसे होता है, सबसे ज़्यादा किस प्रणाली का उपयोग होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम जानेंगे संख्या प्रणाली मुख्यतः दो प्रकार से हम जानते हैं। सबसे पहला जो है भारतीय, जिसका प्रयोग अधिकतर हम लोग करते हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त एक और है अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली। अगर कहा जाए विश्व में सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाली संख्या प्रणाली क्या है, तो वह है अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली। जी हाँ, आपको बता दूं, विश्व में सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाली जो प्रणाली है अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली। इसके अतिरिक्त एक और संख्या प्रणाली है जिसको बोलते हैं रोमन संख्या। इसको हम इस चैप्टर में नहीं जानेंगे, अगले चैप्टर में इसको हम क्लियर करेंगे। आज हम केवल भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे भारतीय संख्या प्रणाली। भारतीय संख्या प्रणाली वहाँ है जिसका उपयोग हम भारत में अधिकतर करते हैं। हमारे भारत देश में इन्हीं प्रणाली का उपयोग ज़्यादा होता है। अपनी जो कक्षा है इसमें आप इन्हीं भारतीय प्रणाली का उपयोग करते हो। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली का उपयोग हम बहुत ही कम करते हैं, लेकिन विश्व स्तर में इसका उपयोग ज़्यादा होता है। अब देख लेते हैं कि भारतीय संख्या प्रणाली में क्या होता है। इसको दार्शनिक संख्या प्रणाली भी कहते हैं। अब इसको आप जानते ही हो, हमारा जो भारतीय संख्या प्रणाली है उसमें क्या होता है, आइए देख लेते हैं। तो हमारा जो भारतीय संख्या प्रणाली है आप सभी को पता है, यह शुरुआत किससे होता है, इकाई से। इकाई अर्थात एक, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब। इस प्रकार से हम भारतीय संख्या प्रणाली में उपयोग करते हैं। याद रखेंगे आप, भारतीय संख्या प्रणाली में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस प्रकार से उपयोग किया जाता है। और जब हम लिखते हैं तो हम इकाई के बाद दहाई, सैकड़ा, जब हम सैकड़ा में जाते हैं तो सैकड़ा के अंक के बाद जो हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, कामा लगाते हैं। जब हम किसी संख्या को पढ़ते हैं तो पढ़ते समय हम ध्यान रखते हैं कि सैकड़ा के बाद कामा लगाया जाता है। उसके बाद फिर अगला जो कामा होता है वहाँ इसके 2 अंक के बाद लगाया जाता है। जैसे यहाँ पे हम लगाएंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, यहाँ पे कामा लगेगा। उसी प्रकार से लाख में इकाई, दहाई, सैकड़ा, यहाँ पे कामा आएगा। उसके बाद हजार, 10,000, यहाँ पे आएगा कामा। उसके बाद क्या बन गए, लाख। फिर अगला जो आएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, यहाँ पे लगेगा, हजार, 10,000, फिर यहाँ पे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो भारतीय संख्या प्रणाली है उसमें जब हम लिखते हैं और लिखने के बाद जब पढ़ते समय जब कामा का प्रयोग करते हैं तो पहले 3 संख्या, उसके बाद 2 संख्या के बाद कामा लगाते हैं, है ना। पहले 3 संख्या, उसके बाद 2 संख्या के बाद हम कामा का प्रयोग करते हैं। यह है भारतीय संख्या प्रणाली, जो इकाई से लेकर दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस प्रकार से आगे बढ़ता जाता है। आइए अब जान लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली। तो इसके लिए इस चार्ट पे हम ध्यान देंगे। अब दोनों में अंतर क्या है। अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली में आप देखेंगे कहाँ से शुरुआत होता है, इकाई से। भारतीय प्रणाली में भी इकाई से, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। अब उसके बाद ध्यान रखेंगे यहाँ पे जो 10,000 है, यहाँ भारतीय संख्या प्रणाली और अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली दोनों में ही सेम रहता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली में जैसे ही हम 10,000 के बाद आगे जाएंगे
तो वहाँ पे लाख नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? 100,000। इस प्रकार से हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली में कुछ अंतर होता है। यहाँ पे हम 10,000 तक देखते हैं, दोनों एक बराबर है, लेकिन 10,000 के बाद भारतीय प्रणाली में आता है लाख और अंतर्राष्ट्रीय में हो जाता है वहाँ 100,000। उसी प्रकार से 100,000 के बाद मिलियन, जिसका उपयोग आप देखते हो समाचार वगैरह में अधिकतर मिलियन बिलियन का प्रयोग किया जाता है। यही अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली का उपयोग ज़्यादा किया जाता है। अब 100,000 के बाद मिलियन, मिलियन के बाद 100 मिलियन और 100 मिलियन के बाद बिलियन, बिलियन के बाद 100 बिलियन। अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे, यहाँ पे जो भारतीय में, यहाँ पर जो भारतीय प्रणाली है उसमें जिसको हम 1 लाख बोलते हैं उसको अंतर्राष्ट्रीय में 100,000 बोला जाता है। 10 लाख को यहाँ पे मिलियन, अर्थात ध्यान देंगे 1 मिलियन में 10 लाख और 1 बिलियन में 10 करोड़। इसको आप ध्यान देंगे, 1 मिलियन में 10 लाख, 1 बिलियन में 10 करोड़। अब यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय जो संख्या प्रणाली है उसमें कामा का प्रयोग कैसे होता है? जैसे हमने देखा था भारतीय संख्या प्रणाली में जब हम लिखते समय कामा का प्रयोग करते हैं तो पहले 3 संख्या, उसके बाद 2 संख्या के बाद कामा लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान देंगे, आपको ध्यान देना होगा, जब हम अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली में यहाँ पर लिखते हैं तो हमेशा जो है 3-3, ध्यान देंगे 3-3 अंकों के बाद यहाँ पे कामा का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मान लो हमको करोड़ को लिखना है, करोड़ को हम लिखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ये 1 करोड़ है। अगर इसी को हम भारतीय प्रणाली में लिखें तो इकाई, दहाई, सैकड़ा के बाद 1 कामा लगाएंगे, हजार, 10,000 के बाद 1 कामा लगाएंगे, लाख, 10 लाख के बाद 1 कामा लगाएंगे। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली में कामा का प्रयोग जो है हमेशा 3-3 संख्याओं के बाद होता है, अर्थात इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 100 मिलियन, फिर बिलियन। इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली में 3-3 संख्याओं के बाद कामा का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से मान लो आपको एक प्रश्न दिया जाता है, यहाँ पे हम एक संख्या लिख देते हैं। अब आपको एक संख्या दिया गया है 2,48,353 को अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली में लिखो। अभी हम देखते हैं यह जो है हमारे भारतीय संख्या प्रणाली में, क्योंकि यहाँ पर पहले 3 अंक के बाद फिर 2 अंक के बाद कामा का प्रयोग किया है, तो यह जो है अभी भारतीय संख्या प्रणाली में। अब यदि इसी को हम अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली में लिखें तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो आपको संख्याओं को जस के तस लिख लेना है, 2, 4, 8, 3, 5, 3। अब क्या करेंगे? हमको पता है अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली में हम 3-3 अंकों के बाद कामा का प्रयोग करते हैं, तो 1, 2, 3, 1, 2, 3, अर्थात 248,353। ठीक है ना, 248,353 और भारतीय में 2,48,353 और अंतर्राष्ट्रीय में 248,353। यही अंतर जो है भारतीय प्रणाली और अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में होता है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली में क्या अंतर है। यहाँ पर 10,000 तक दोनों सेम है। इसके बाद का जो है अंतर्राष्ट्रीय में 100,000, मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 100 बिलियन। अब ध्यान रखेंगे 1 मिलियन जो है 10 लाख के बराबर होता है और 1 बिलियन जो है 10 करोड़ के बराबर होता है। अगर आप इसको समझ गए तो आप जो है दार्शनिक अर्थात भारतीय प्रणाली के जो संख्या है, तो आप भारतीय संख्या प्रणाली में लिखी संख्याओं को अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली में या अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली में लिखी संख्याओं को भारतीय प्रणाली में बदल सकते हैं। इस प्रकार के प्रश्न अधिकतर पूछे जाते हैं। आइए देख लेते हैं अगला। उसके बाद हम देखते हैं अब
संख्या के प्रकार। तो यहाँ पर हम विभिन्न प्रकार की संख्याओं के बारे में जानेंगे। अब यहाँ पे एक ट्रिक याद करेंगे, कंटिन्यू यदि आपको यहाँ याद हो गया कि किस संख्या के बाद आप किसको रखना है, तो आप सभी संख्याओं को वर्गीकरण आराम से कर सकते हैं। जी हाँ विद्यार्थियों, मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे जो मैं लिखा हूँ, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, परिमेय संख्याएं, इसको आपको कंटिन्यू याद करके रखना है। फिर उसके बाद मैं जो ट्रिक बता रहा हूँ उसके अनुसार से आप सभी संख्याओं को आराम से पहचान सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं प्राकृतिक संख्याएं, जिसको कहा जाता है नेचुरल नंबर, जिसको n से दर्शाया जाता है। अब मान लो आपके पास ये जो लकीरें इस प्रकार से दिख रहा है। अब आपको इस लकीरों को गिनने के लिए कहा जाए तो आप गिनती कहाँ से शुरू करेंगे? जब भी हम किसी वस्तु को गिनते हैं तो हमेशा 1, 2, 3, 4 और 5 हम 1 से शुरुआत करते हैं। तो इसी प्रकार से याद रखेंगे आप, जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वह गिनती की संख्या है। 1 से लेकर के 2, 3, 4, 5 ऐसे करते करते जहाँ तक हम गिनती करते हैं वो सारी संख्याएं 1 से लेकर के सारी संख्या क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्या है। याद रखेंगे, जो गिनती की जो संख्या है उसको हम बोलेंगे प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर। उसके बाद अगला जो संख्या आता है वो है पूर्ण संख्याएं। अब आप यहाँ पे ध्यान देंगे, हमने यहाँ पर 0 को शामिल नहीं किया है। यदि हम इसमें 0 को शामिल कर दें, अर्थात 0, 1, 2, 3, 4, 5 इत्यादि, तो यहाँ कहलाएगा आपका पूर्ण संख्या है। ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं में गिनती की संख्या आ गया। अगला जो संख्या पूर्ण संख्या, उसमें मात्र आपको 0 को शामिल कर देना है, हो गया पूर्ण संख्या। अब अगला जो संख्या है पूर्णांक संख्या है, इंटेग्रेस, जिसको i से दर्शाया जाता है। पूर्णांक संख्याएं जो है 2 प्रकार के होते हैं। एक जो होता है धनात्मक अर्थात धन चिन्ह वाले, और एक जो होता है ऋणात्मक अर्थात ऋण चिन्ह वाले। हम यहाँ पे देख रहे हैं प्राकृतिक संख्या में 1 से शुरू किया, पूर्ण संख्या में 0 लगा दिया। अब यहाँ पे मान लो हम ऋणात्मक और धनात्मक दोनों को एक साथ लिखते हैं, अर्थात यदि हम यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस प्रकार से अनंत तक जाएगा। अब इधर 0 के बाद ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5 इस प्रकार से हम अनंत तक बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर धनात्मक संख्याएं और ऋण वाली संख्याएं दोनों शामिल है। तो इस प्रकार से ऋणात्मक और धनात्मक दोनों संख्याओं को आपस में मिलाने पे हम उसको क्या बोलेंगे? पूर्णांक संख्या है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया और पूर्णांक संख्या भी हो गया। अब उसके बाद आता है परिमेय संख्याएं। तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, परिमेय संख्या को कहा जाता है रेशनल नंबर। अब इसको कहा जाता है जो P/Q के रूप में लिखा जाता है, अर्थात बटे के रूप में जिसको हम लिख सकते हैं। और याद रखेंगे यहाँ जो Q है, Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। P/Q के रूप में हम जिस संख्याओं को लिख सकते हैं, और ये जो Q है ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो वह संख्या क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या है। जैसे 2/3, 5/7, 4/5 इस प्रकार से जो परिमेय संख्या है जिसमें नीचे की जो संख्या है वहाँ 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो वहाँ कहलाएगी आपकी परिमेय संख्या। उसके बाद आता है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या के बाद अपरिमेय संख्या। अब नाम से ही स्पष्ट है, जो परिमेय संख्या नहीं है उसे हम बोलेंगे अपरिमेय संख्या, अर्थात जिसको हम इस प्रकार से नहीं लिख सकते, P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, वो है अपरिमेय संख्या। जैसे कि जो रूट वाली संख्या होती है, वर्गमूल वाली, जैसे कि हमने यहाँ पे लिख दिया वर्गमूल 3, इसको हम इस प्रकार से नहीं लिख सकते। तो इस प्रकार जो संख्या है इसको कहा जाता है अपरिमेय संख्या। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे जो दशमलव वाली संख्या है उसमें हमको परिमेय और अपरिमेय संख्या की पहचान कैसे करनी है। मान लो हमारे पास एक संख्या है
2.55555 इस प्रकार से आ रहा है और ये 5 5 आगे अनंत तक बढ़ता जाता है। तो हम क्या देख पा रहे हैं, यह 5 जो है हर बार आ रहा है, 5 के बाद 5 ही आ रहा है। हमको मालूम है कि कौन सी संख्या जो बार बार दोहराया जा रहा है, अर्थात इसको हम 2.5 के ऊपर इस प्रकार से लगा सकते हैं, या बार इसको बोला जाता है बार। तो इस प्रकार से यदि संख्या आती है जिसके बारे में हमको मालूम है कि कौन सी संख्या बार बार रिपीट हो रहा है, तो ऐसी संख्या को हम परिमेय संख्या मिलेंगे। अब एक और संख्या लेते हैं, जैसे कि हमारे पास एक और संख्या है 2 उसके बाद इधर 1 5 7 9 4 इस प्रकार से आगे बढ़ते जाता है, और उसके बाद कौन सी संख्या रिपीट हो रही है उसके बारे में हमको पता नहीं है। जैसे हमने ऊपर देखा 5 यहाँ पे बार बार रिपीट हो रहा था, लेकिन यहाँ पे हमको कौन सी संख्या जो है रिपीट हो रहा है हमको नहीं मालूम। तो इस प्रकार से यदि आपको संख्या मिलता है तो याद रखेंगे यह जो है आपका अपरिमेय है। ठीक है, यदि दशमलव के बाद जो संख्या आती है और उसकी रिपीट होने की हमको जानकारी होती है कि कौन सी संख्या रिपीट हो रही है, बार बार दोहराया जा रहा है, तो वह कहलाएगी परिमेय संख्या। और जहाँ पे रिपीट होने की संख्या हमको मालूम नहीं है, हम देख सकते हैं कौन सी संख्या जो है यहाँ पे दोबारा नहीं आ रहा है, अर्थात हर बार अलग अलग बदल के आ रहा है, तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे वो है अपरिमेय संख्या। और जो वर्गमूल वाली संख्या होती है जैसे कि पाई है, तो इसको हम बोल सकते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब अगला जो संख्या है सम संख्या। अब सम संख्या क्या है आप सभी को मालूम है, यह बहुत ही आसान है। सम का तात्पर्य यहाँ पर है बराबर से, अर्थात यदि हम किसी संख्या को बराबर बांटे तो वह बराबर बढ़ जाती है, अर्थात 2 से यदि कोई संख्या 2 से भाग देने पर पूरा भाग चला जाता है, चाहे वह कोई भी संख्या, अगर यदि आप 2 से भाग दे के देखेंगे और यदि वह पूरा भाग चला जाता है, तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे किसी भी संख्या को हमको 2 से भाग दे करके देखना है। यदि हम 2 से भाग देते हैं और अंतिम में जो शेष फल है वहाँ शून्य बचता है, अर्थात पूरा भाग चला जाता है, तो वह क्या कहलाएगी सम संख्या। ठीक है, यदि कोई संख्या बड़ी है तो उसकी पहचान आप इस प्रकार से कर सकते हैं। यदि इस प्रकार से आप नहीं कर सकते तो आप ध्यान रखेंगे किसी भी संख्या के अंतिम में जो इकाई का अंक है वहाँ यदि 0 है, 2 है, 4 है, 6 है या 8 है, 0 2 4 6 8, इसको आपको देखना है। यदि इकाई का अंक 0 2 4 6 या 8 है तो वह संख्या कहलाएगी सम संख्या। ठीक है, चलिए उसका अगला हम देख लेते हैं विषम संख्या है। विषम से मतलब है जो बराबर नहीं है, अर्थात जो सम संख्या नहीं है वो विषम संख्या है। अर्थात यदि हम जिसको 2 से भाग दे करके देखें, अर्थात 2 की जोड़ी बनाएं, यदि वह पूरा नहीं बनता है तो वह क्या कहलाएगी विषम संख्या, अर्थात सम संख्या को छोड़ करके जो संख्या प्राप्त होगी वह विषम संख्या। जैसे हमारे पास है x, यदि हम 1 को 2 से भाग देंगे तो पूरा भाग नहीं जाएगा। इसी प्रकार से 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, तो इसको अगर हम बराबर बांटे, यदि 2 से हम भाग दे तो हम देखेंगे यहाँ संख्या जो है पूरा भाग नहीं जाता और शेष फल हमेशा 1 बच जाता है। तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती है विषम संख्या। और यदि कोई बड़ी संख्या है तो इसको आप ध्यान देंगे इकाई में 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, इस प्रकार से संख्या यदि प्राप्त होता है आपको इकाई में तो वहाँ क्या कहलाएगी विषम संख्या है। 0 2 4 6 8 रहेगा तो सम संख्या, 1 3 5 7 9 रहेगा तो विषम संख्या। अगला जो हम देख लेते हैं वो है भाज्य संख्या है। अगला जो संख्या है वो है भाज्य संख्या है, अर्थात भाज्य संख्या से मतलब है भाग जाने वाली संख्या है, जो पूरा भाग जाती है। किससे आप याद रखेंगे, एक जो संख्या है 1 से सभी संख्याएं जो है पूरा भाग जाती है, तो आपको 1 को नहीं देखना है। 1 के बाद स्वयं यहाँ से संख्या है अपने से खुद पूरा भाग जाती है, तो 1 और स्वयं के छोड़ किसी अन्य संख्या से जब भाग जाता है तब उसको हम बोलेंगे भाज्य संख्या है। जैसे हमारे पास एक 4 संख्या है, एक संख्या 4, तो हम देखते हैं 1 से पूरा भाग जाएगा, 1 चौके 4,
और सम से भी जाएगा 4 से 4 1 कम 4। लेकिन इसके अतिरिक्त यदि हम इसको 2 से विभाग देखें तो 2 दूनी 4, अर्थात यह जो 4 है 1 से 4 से और 2 इस प्रकार से भाग जा रहा है, अर्थात 1 से और अपने से छोड़ करके अन्य संख्या से भी भाग जा रहा है। इसको हम बोलेंगे भाज्य संख्या है। तो वह संख्या जो 1 और सम से छोड़ करके अन्य किसी संख्या से भाग जाता है, पूरा विभाजित होता है, वो कहलाती है भाज्य संख्या है। जैसे कि हमारे पास एक और संख्या ले लेते हैं 6। तो 6 को हम देखते हैं तो 1 से तो जाएगा ही और 6 से तो जाएगा ही सम से ही। इसके अतिरिक्त 2 से जाता है, 2 3 6 और 3 से भी जा रहा है। तो ऐसी संख्या को हम बोलेंगे भाज्य संख्या है। अब उसके बाद आती है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य अर्थात जो भाज्य नहीं है, अर्थात जो पूरा भाग नहीं जाता, अर्थात जो केवल 1 और सम से ही भाग जाता है, उसके अतिरिक्त और किसी से भाग नहीं जाता। ठीक है, जो संख्या केवल 1 से और सम से, जैसे कि हमने एक संख्या ले लिया मान लो 3, यदि हम इसको भाग देंगे तो 1 से तो जाएगा ही, 1 3 3, 3 से भी जाएगा, 3 1 कम 3। लेकिन इसके अतिरिक्त यदि हम 2 से भाग दे, 4 से भाग दे या किसी अन्य संख्या से भाग दे तो ये पूरा भाग नहीं जाता। इसका मतलब में क्या कहलाएगा? अभाज्य संख्या। अर्थात जो संख्या 1 और सम के छोड़ किसी अन्य संख्या से भाग नहीं जाता वो कहलाता है अभाज्य संख्या है। उसके बाद की जो संख्या बच्चों वो है परवर्ती और पूर्ववर्ती। इसको आप अपनी कक्षा में पढ़ चुके हैं। पूर्ववर्ती, ध्यान देंगे, पूर्ववर्ती संख्या अर्थात पहले किसी संख्या के ठीक पहले आने वाली संख्या को बोलेंगे हम पूर्ववर्ती। जैसे कि हमारे पास एक संख्या मान लो 10, तो 10 के ठीक पहले क्या आएगा? 9, तो 10 का पूर्ववर्ती 9 हुआ। 9 के ठीक पहले क्या आएगा? 9 के ठीक पहले क्या आएगा? 8, तो 9 का पूर्ववर्ती 8 हुआ। इसी प्रकार से किसी संख्या के ठीक पहले की संख्या को बोलेंगे हम पूर्ववर्ती। और इसके बाद आता है परवर्ती। परवर्ती संख्या क्या है? तो परवर्ती संख्या हम किसे बोलेंगे? किसी संख्या के ठीक बाद आने वाली। जैसे कि हमने यहाँ पे एक संख्या लिया था 10, तो 10 के ठीक बाद कौन सी संख्या आएगा? 11, 11 के ठीक बाद 12, तो 10 की जो परवर्ती संख्या 11 हुआ, 11 की परवर्ती संख्या 12 हुआ। और यहाँ पे अगर इसको हम पूर्ववर्ती करेंगे तो 11 हो जाएगा। तो पूर्ववर्ती अर्थात पहले और परवर्ती अर्थात बाद में, ठीक पहले और ठीक बाद में। उसके बाद आती है अगला दशमलव संख्या है। इसको आप जानते हो, दशमलव संख्या क्या कहलाती है? ऐसी संख्या है जिसमें एक बिंदु होता है जिसको बोला जाता है दशमलव, जिसमें दशमलव का प्रयोग करके लिखा जाता है। जैसे कि हम लिखते हैं यहाँ पे 3.145, तो हम देखते हैं दशमलव यहाँ पे लगा हुआ है, तो दशमलव वाली जो संख्या इस पर लगाया गया है इसी को हम बोलेंगे दशमलव संख्या। लेकिन याद रखेंगे, जब भी हम दशमलव की जो पहले संख्या उसको पूरा पढ़ना है एक साथ, और दशमलव की जो बाद की संख्या उसको एक एक करके पढ़ना है। जैसे कि 3.145 नहीं बोलेंगे, है ना? 3 दशमलव पहले 1 4 5 इस प्रकार से इसको पढ़ा जाता है। अब उसके बाद जो संख्या है वो है भिन्न संख्या। इसको भी आप सभी पढ़े हैं अपनी कक्षा में। भिन्न संख्या का मतलब है जिसको अंश और हर के रूप में लिखा जाता है। अंश और हर के रूप में अर्थात बटे के रूप में लिखा जाता है, उसको बोला जाता है भिन्न संख्या। अंश और हर के रूप में जो जिसको हम लिख सकते हैं वो कहलाता है भिन्न संख्या। जैसे कि 3/5 इस प्रकार की जो संख्या है इसको हम भिन्न संख्या कहेंगे। इसके बाद हम देखेंगे, अपनी कक्षाओं में पढ़े हो आप सभी लोग, फिर भी आप जान लो इसको, स्थानीय मान। इसके अतिरिक्त एक और होता है जातीय मान। ध्यान देंगे, जातीय मान दोनों अलग अलग है। स्थानीय मान अर्थात अपने स्थान का मान, वह अपने स्थान में किस स्थान पर है और उसका मान क्या है।
जैसे कि मान लो हमारे पास एक संख्या लिख लेते हैं हम लोग, यहाँ पर एक संख्या लिख लेते हैं 5940। हमने यहाँ पे एक संख्या लिख लिया 5940। अब हमको बोला जाता है कि इसमें 9 का स्थानीय मान क्या है। तो स्थानीय मान में क्या हो जाएगा, हम देखेंगे यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा में है तो सैकड़ा में इसलिए क्या हो जाएगा इसका स्थानीय मान 900। 9 का 9 और सैकड़ा में तो 100, 900। लेकिन जब इसको कहा जाता है कि 9 का जातीय मान क्या है, तब हमेशा याद रखेंगे किसी भी संख्या का जातीय मान वहाँ सम ही होता है। जी हाँ, जैसे हम 9 का जातीय मान बोलेंगे तो 9 ही होगा। जैसे हम 0 के स्थानीय मान बोलेंगे इधर 0 होगा, 0 का जातीय मान भी 0 होगा। 4 का स्थानीय मान बोलेंगे तो 40 होगा और जातीय मान बोलेंगे तो 4 ही होगा। 5 के स्थानीय मान यहाँ देखेंगे तो 5000 हो जाएगा और 5 का जातीय मान हो जाएगा 5। तो दोनों में अंतर है, स्थानीय मान अर्थात किस स्थान में है वहाँ, और जातीय मान अर्थात स्वयं का मान। तो स्थानीय मान और जातीय मान अलग अलग है। इसके बाद हम जानेंगे बच्चों सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या क्या है। तो जैसे कि मान लो हमारे पास एक संख्या है, यहाँ पे हम टेबल बना लेते हैं। हम एक संख्या लिखते हैं, एक अंकों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पे हम ध्यान देंगे 1 से लेकर के 9 तक की हम संख्या देख रहे हैं। यहाँ एक एक अंक है, तो इसमें हम देखते हैं सबसे जो छोटी संख्या क्या है। 1 से 9 तक के हम देखते हैं एक अंकों वाली संख्या, तो सबसे छोटी संख्या क्या है, 1 है। और सबसे बड़ी संख्या क्या है, 9 है। तो एक अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 1 और सबसे बड़ी संख्या 9। ठीक है। अगर हम 9 के बाद आगे बढ़ते हैं तो आता है 10। अब हम यहाँ पे ध्यान देंगे 10 जो है एक अंकों की नहीं है, यहाँ पे 1 और 2 अंक हो गया। इसीलिए हम किसको यहाँ बोलेंगे, 2 अंकों की संख्या है। और 2 अंकों की संख्या हम क्या करेंगे, हम 10 से लेकर के 11 12 13 ऐसे लिखते लिखते हम कहाँ तक जाएंगे, 70 80 90 95 98 99 ऐसे बढ़ते बढ़ते हम आगे जाएंगे। अब यहाँ 100 10, अब यहाँ पर हम ध्यान देंगे 10 से लेकर के जो 99 तक की संख्या है सभी दो अंकों की संख्या है। अब अगर इसमें हम सबसे छोटी देखें तो कौन सी संख्या होगी, 10 से लेकर के 99 तक। तो हम पाते हैं कि जो 10 है वह सबसे छोटी है, अर्थात 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, अर्थात 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 10। और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कहेंगे तो 99 अर्थात 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 99। अब दोनों में आप देखेंगे क्या हो रहा है, एक अंकों में 1 है, 2 अंकों में भी 1 है, एक अंक की बड़ी संख्या में 9 है और 2 अंक की बड़ी संख्या में भी 9 है। तो इस प्रकार से आप सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या की पहचान कर सकते हैं। यदि आपको बोला जाता है जितने भी अंकों की छोटी संख्या, तो आप उसको सबसे पहले में 1 लिख देंगे, उसके बाद जितनी संख्या बोला जाता है उसका 0 लगा लीजिए। तो एक अंकों की सबसे छोटी और बड़ी संख्या लिखने के लिए आपको एक तरीका याद करना होगा। जैसे हमको बोला जाता है एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 है, 2 अंकों की बोलेंगे तो 1 0 लगा दो, 2 अंक की छोटी संख्या हो जाएगा। 3 अंकों की बोलेंगे तो 1 और 0 बढ़ा दो, ये 3 अंकों की छोटी संख्या हो गया। 4 अंकों की बोलेंगे तो 1 और 0 बढ़ा दो, 5 अंकों की बोलेंगे तो 1 और 0 बढ़ा दो। इस प्रकार से यह जो संख्या प्राप्त होगी सबसे छोटी संख्या प्राप्त होगी। उसी प्रकार से सबसे बड़ी संख्या कैसे मिलेंगी, सबसे पहले हम लिखेंगे एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9। अब उसमें 2 अंकों की बोलेंगे तो 1 और 9 बढ़ा दो, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या होगी 99 हो गया। 1 और 9 बढ़ा दो, अभी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गया, 1 और 9 लिखो, 4 बार हो गया तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 5 बार लिखेंगे तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 6 बार लिखेंगे तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। इस प्रकार से याद रखेंगे, जब हम छोटा संख्या लिखना होता है तो पहले आप 1 लिखोगे, उसके बाद 0 गिनती में कर दोगे। जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, 5 अंक हो गया तो यह 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है।
1 2 3 4 5 6 है, तो यह 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। अब इसी को बोला जाता है कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो सबसे पहले 1 लिखेंगे, उसके बाद 2 3 4 5 6, 6 अंक हो गया। 1 2 3 4 5 6 अंक हो गया ना, तो यह हो जाएगा आपका 1 अंक की सबसे छोटी संख्या। तो इस प्रकार से आप सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या को आसानी से निकाल सकते हैं। उसके बाद है किसी संख्या को अंकों में लिखना, शब्दों में लिखना। इसको तो आप आसानी से कर सकते हैं। इस प्रकार से गिनती करके भारतीय जो प्रणाली है इकाई, दहाई, सैकड़े के अनुसार से लिख सकते हैं। अब आगे हम देख लेते हैं विस्तारित रूप। विस्तारित रूप, अब विस्तारित रूप में हम ध्यान देंगे तो किसी संख्या को उसके इकाई, दहाई के अनुसार अलग अलग खंड खंड में अगर हम विस्तार से लिख देते हैं तब उसको बोला जाता है विस्तारित रूप। जैसे कि हमने यहाँ पे एक संख्या लिया था 5940। इसमें हमने अलग अलग अंकों का स्थानीय मान निकाला था। जैसे कि हमने सबसे पहले इकाई का निकाल लेते हैं। तो जैसे कि हमने सबसे पहले इकाई का स्थानीय मान निकाल लेते हैं, तो इकाई का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। उसके बाद दहाई का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। फिर सैकड़ा के स्थानीय मान 900, फिर हजार के स्थानीय मान 5000। अब इन संख्याओं को धन के रूप में लिखना है। याद रखेंगे क्रम से, सबसे पहली संख्या 5 रहेगा। उसके बाद कितनी शून्य लगा हुआ? 1 2 3, ये 5000 हो गया, धन कर देंगे। फिर 9 लिखेंगे, फिर 900 हो गया। फिर 40 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे। इस प्रकार से 5940। तो इसको हम बोलेंगे विस्तारित रूप। अब स्थानीय मान की जगह में शॉर्टकट रूप में इसको आसानी से ले सकते हैं। कैसे? जैसे 5 है, सबसे पहले हम लिख देंगे 5 के बाद कितनी संख्या? 1 2 3, 1 2 3, धन लगा देंगे। फिर 9 लिख देंगे, 9 के बाद कितनी संख्या? 1 2, तो 0 लगा देंगे। धन 4 के बाद कितनी संख्या? 0, उसके बाद धन। अब याद रखेंगे यहाँ पर जो अंतिम में जो 0 है या कहीं पर भी अगर 0 आता है अकेला तो उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से हो जाएगा 5940। तो यह कहलाएगा आपका विस्तारित रूप। तो ठीक है विद्यार्थियों, आज मैंने जो आपको संख्या प्रणाली, संख्याओं के प्रकार, स्थानीय मान वगैरह बताया, आप समझ गए होंगे। इसको आप एक बार पुनः दोहरा लेंगे और इसको याद कर लेंगे। फिर इस प्रकार के जो प्रश्न आएंगे इसको आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो अगली वीडियो में हम आपको इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं जिसको किस प्रकार से हल करना है बताएंगे। तो विद्यार्थियों, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने साथियों को भी बताएं। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।